स्वागत है आपका माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर। कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे हम अपनी ही जिंदगी के घर में एक किराएदार की तरह रह रहे हैं। घर हमारा है, बिल हम भर रहे हैं, सफाई हम कर रहे हैं, लेकिन रिमोट किसी और के हाथ में है और सोफे पर कोई और पैर फैलाकर बैठा है। आज की ये कहानी अर्जुन की है, जो शायद आपकी या मेरी भी हो सकती है। अर्जुन की उम्र यही कोई 28-30 साल रही होगी। वो उम्र जब दुनिया को लगता है कि आप सेटल हो रहे हैं, लेकिन आपको अंदर से लगता है कि आप बस बिखर रहे हैं। अर्जुन का दिन अक्सर सूरज की पहली किरण से नहीं, बल्कि उसके फोन की पहली टिंग से शुरू होता था। और वो आवाज अलार्म की नहीं होती थी, वो किसी की जरूरत, किसी की डिमांड या किसी का वो काम होता था जो वो खुद नहीं करना चाहते थे। उस सुबह भी यही हुआ। उसकी बहन प्रिया का मैसेज था, अर्जुन, क्या तुम आज शाम को मुझे मॉल ड्रॉप कर सकते हो? मेरी कार सर्विसिंग के लिए गई है। अर्जुन को पता था कि आज ऑफिस में एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन है, उसे देर हो जाएगी। उसके सीने में एक हल्की सी जकड़न हुई, जिसे हम अक्सर स्ट्रेस कह देते हैं, पर असल में वो उसकी आत्मा का नो था जो गले तक आकर अटक गया था। उसने टाइप किया, प्रिया, आज थोड़ा मुश्किल है, लेकिन भेजने से पहले ही उसने उसे मिटा दिया। उसे लगा अगर उसने मना किया तो प्रिया बुरा मान जाएगी, मम्मी कहेंगी कि भाई होकर इतना भी नहीं कर सकता। और बस उसने लिख दिया, श्योर, आ जाऊंगा। यही अर्जुन की सबसे बड़ी मुश्किल थी। उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत दिल था, लेकिन उस दिल के चारों तरफ कोई बाड़, फेंस नहीं थी। उसके व्यक्तित्व की जमीन पर कोई भी आता, अपनी मर्जी की फसल उगाता, कचरा फेंकता और चला जाता। और अर्जुन, वो बस मुस्कुराकर सफाई करता रहता। उसे लगता था कि ना कहना मतलब स्वार्थी होना है। उसे सिखाया गया था कि एक अच्छा इंसान वही है जो दूसरों के लिए हमेशा उपलब्ध रहे। पर वो ये नहीं समझ पा रहा था कि जो इंसान सबके लिए उपलब्ध है, वो धीरे धीरे अपने खुद के लिए गायब होता जा रहा है। ऑफिस पहुंचते ही उसके बॉस मिस्टर खन्ना उसके केबिन में आए। उनके हाथ में एक मोटी सी फाइल थी। अर्जुन, आई नो ये तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं है, पर शर्मा जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। क्या तुम इसे आज रैप अप कर दोगे? यू आर द बेस्ट एट दिस। खन्ना साहब ने उसे एक अप्रिशिएटेड वाली मुस्कान दी, जो अर्जुन के लिए एक जहरीली टॉफी की तरह थी। उसे पता था कि शर्मा जी बीमार नहीं है, वो बस गोल्फ खेलने गए हैं। अर्जुन के अंदर एक गुस्सा उठा, एक चीख उठी कि ये मेरा काम नहीं है। लेकिन बाहर क्या निकला? एक फीकी सी हंसी और जी सर, हो जाएगा। उस दोपहर कैफेटेरिया में बैठा अर्जुन अपनी ठंडी होती कॉफी को देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी लाइन आई नहीं है। जैसे अगर आपके पड़ोस का कुत्ता आपके लॉन में आकर गंदगी कर दे तो सफाई किसे करनी चाहिए? जाहिर है, कुत्ते के मालिक को। लेकिन अर्जुन के जीवन में दूसरों के पालतू मुद्दे और उनकी गंदगी अर्जुन के लॉन में होती थी, और वो उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझकर साफ करता रहता था। उसे लगा कि वो एक ऐसा संतरा है जिसे हर कोई निचोड़ रहा है, और अब उसमें रस की एक बूंद भी नहीं बची। तभी उसकी मेज पर एक बुजुर्ग सज्जन आकर बैठे। वो कंपनी के रिटायर्ड कंसल्टेंट थे, जिन्हें सब प्यार से दादू कहते थे। दादू के चेहरे पर वो सुकून था जो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होता है जिन्होंने जिंदगी को गहराई से समझा हो। उन्होंने अर्जुन के थके हुए चेहरे को देखा और मुस्कुराए। क्या हुआ बेटा? ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया का बोझ तुम्हारे ही कंधों पर है। अर्जुन ने एक लंबी आह भरी। दादू, बस समझ नहीं आता। मैं सबकी मदद करना चाहता हूं, सबका ख्याल रखता हूं, पर दिन के आखिर में मैं खुद को बहुत खाली महसूस करता हूं, जैसे मेरा अपनी लाइफ पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। दादू ने अपनी चश्मा उतारा और उसे साफ करते हुए बोले, पता है अर्जुन, हम अक्सर प्यार और जिम्मेदारी के बीच का फर्क भूल जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हम किसी की हर बात मान रहे हैं तो हम बहुत जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन असल में
हम उनकी ग्रोथ रोक रहे होते हैं। अगर तुम किसी की मुश्किल का बोझ हमेशा खुद उठा लोगे तो उसे कभी पता ही नहीं चलेगा कि उसका बोझ भारी है। तुम उसे अपंग बना रहे हो और खुद को तबाह। अर्जुन को वो बात चुभी, पर दादू मना करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई पाप कर रहा हूं। गिल्ट महसूस होता है। दादू हंसे। वो गिल्ट असली नहीं अर्जुन, वो एक पुरानी प्रोग्रामिंग है। सोचो, अगर तुम्हारे घर का कोई दरवाजा ही न हो तो क्या तुम सुरक्षित महसूस करोगे? नहीं ना। कुत्ता, बिल्ली, चोर, कोई भी अंदर आ जाएगा। बाउंड्रीज यानी सीमाएं, वो दरवाजा है। वो ये तय नहीं करती कि तुम बुरे हो, वो सिर्फ ये तय करती है कि तुम्हारे घर के अंदर क्या आएगा और क्या बाहर रहेगा। ये तुम्हारी सोल की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। उस शाम जब अर्जुन प्रिया को पिक करने गया तो वो आधे घंटे लेट थी। अर्जुन गाड़ी में बैठा जल भुन रहा था। उसका कीमती समय बर्बाद हो रहा था। जब प्रिया आई तो उसने एक बार भी सॉरी नहीं कहा, बल्कि ये शिकायत की कि गाड़ी में एसी कम है। उस पल अर्जुन को दादू की बात याद आई। उसने महसूस किया कि प्रिया इसलिए ऐसी है क्योंकि अर्जुन ने कभी उसे अपनी बाउंड्रीज नहीं दिखाई। उसने कभी उसे ये एहसास नहीं होने दिया कि उसका समय भी कीमती है। रात को बिस्तर पर लेटकर अर्जुन ने अपनी छत को ताका। उसे समझ आ रहा था कि उसकी थकान शारीरिक नहीं, भावनात्मक, इमोशनल थी। उसने अपनी जिंदगी की बाउंड्री को इतना धुंधला कर दिया था कि उसे खुद नहीं पता था कि अर्जुन कहां खत्म होता है और बाकी दुनिया कहां से शुरू होती है। उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं कल ना कह दूं? क्या आसमान गिर जाएगा? क्या लोग मुझे प्यार करना छोड़ देंगे? उस अंधेरे कमरे में उसे पहली बार एहसास हुआ कि कंट्रोल का मतलब दूसरों को दबाना नहीं, बल्कि खुद की लगाम अपने हाथ में लेना है। उसे अपनी जमीन पर वो बाड़ लगानी ही होगी जहां एक गेट हो जो अच्छी चीजों के लिए खुले और गलत या जरूरत से ज्यादा चीजों के लिए बंद हो जाए। उसे सीखना था कि वो दूसरों के दुखों के लिए जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल टू देम तो हो सकता है, पर उनके कामों के लिए जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल फॉर देम नहीं। ये एक बहुत महीन लकीर थी जिसे अर्जुन को अब अपनी जिंदगी में खींचना था। अभी तो बस शुरुआत थी, एक ऐसी यात्रा की जहां उसे अपने हां की कीमत और अपने ना की ताकत को पहचानना था। उसे डर भी लग रहा था और एक अजीब सी आजादी भी महसूस हो रही थी। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस कहानी में अर्जुन का अगला कदम क्या होगा, ये उसके कल पर निर्भर था। पर एक बात तय थी, आज रात वो एक अलग इंसान बनकर सो रहा था। एक ऐसा इंसान जो अपनी सीमाओं को पहचानने की कोशिश कर रहा था। अगली सुबह जब अर्जुन की आंखें खुली तो उसे एक अजीब सी भारीपन महसूस हो रहा था। ये वो भारीपन नहीं था जो नींद पूरी न होने पर होता है, बल्कि ये वो बोझ था जो हम तब महसूस करते हैं जब हम किसी बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़े होते हैं। उसे दादू की वो बात याद आ रही थी कि तुम्हारी बाउंड्रीज ही ये तय करती है कि तुम कौन हो और तुम कहां खत्म होते हो। कल रात उसने पहली बार ये महसूस किया था कि उसकी अपनी पहचान धुंधली पड़ गई है। वो ऑफिस में एक यसमैन था, घर में एक आज्ञाकारी बेटा और दोस्तों के बीच वो बंदा जो कभी मना नहीं करता। पर इस सब के बीच अर्जुन कहाँ था? उसे लगा जैसे वो एक खाली कैनवास है जिस पर हर कोई अपनी पसंद के रंग बिखेर कर चला जाता है। जब वो ऑफिस पहुंचा तो माहौल हमेशा की तरह भागदौड़ भरा था। शर्मा जी अपनी डेस्क पर बड़े आराम से बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे और अखबार पढ़ रहे थे। अर्जुन को देखते ही उन्होंने आवाज लगाई, अरे अर्जुन, कल वाली फाइल दे दो भाई, क्लाइंट को भेजनी है। अर्जुन की धड़कनें थोड़ी तेज हो गई। उसे दादू की वो मिसाल याद आई कि अगर आप किसी के बोए हुए कांटों को खुद साफ करते रहेंगे तो उसे कभी ये एहसास नहीं होगा कि उसके कांटे दूसरों को चुभ रहे हैं। इसे ही शायद लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग कहते हैं, यानी जो बोओगे वही काटोगे। पर अर्जुन तो दूसरों के बोए हुए को काट रहा था।
और उन्हें लग रहा था कि फसल तो अपने आप उगती है। उसने गहरी सांस ली और शर्मा जी की तरफ बढ़ा। उसका मन कह रहा था, चुपचाप फाइल दे दे अर्जुन, पंगा क्यों लेना है। पर उसकी आत्मा अब और बोझ सहने को तैयार नहीं थी। उसने धीरे से कहा, शर्मा जी, कल मैं उस फाइल पर काम नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास अपने प्रोजेक्ट्स की बहुत डेडलाइन थी। फाइल आपकी डेस्क पर वैसी ही रखी है जैसी कल थी। ऑफिस में जैसे सन्नाटा छा गया। शर्मा जी के हाथ में चाय का प्याला रुक गया। उनके चेहरे पर जो हैरानी थी वो देखने लायक थी। पर अर्जुन, तुमने तो कहा था कि तुम कर दोगे, अब मैं क्लाइंट को क्या जवाब दूंगा। उनकी आवाज में वो गिल्ट वाला सुर था जिसे अर्जुन अब तक अपनी कमजोरी मानता था। अर्जुन को बुरा लग रहा था, बहुत बुरा। उसे लग रहा था कि उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। पर तभी उसे दादू का वो हंसता हुआ चेहरा याद आया। अर्जुन, जब तुम किसी की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेते हो तो तुम उनकी मदद नहीं कर रहे, बल्कि तुम उन्हें अपंग, हैंडीकैप्ड बना रहे हो। उसने खुद को शांत किया और बोला, शर्मा जी, मैंने कल कोशिश की थी पर वो मेरा काम नहीं था। अगली बार अगर आप मुझे पहले बता देंगे तो शायद मैं अपने स्केड्यूल में जगह बना पाऊं, पर आज आपको ही इसे हैंडल करना होगा। शर्मा जी गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपनी सीट से उठे। आजकल के लड़कों में कोई डेडिकेशन ही नहीं है। अर्जुन वापस अपनी सीट पर आ गया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसे लगा कि शायद आज उसकी नौकरी चली जाएगी या सब उसे स्वार्थी समझने लगेंगे। पर अगले 1 घंटे में जो हुआ उसने उसे चौंका दिया। शर्मा जी, जो अक्सर अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर टालते थे, वो बड़ी मुस्तैदी से काम में लग गए। उन्होंने किसी और को परेशान नहीं किया और लंच तक वो फाइल खुद ही खत्म कर ली। अर्जुन ने महसूस किया कि जब उसने अपनी सीमा, बाउंड्री तय की तो शर्मा जी को अपनी सीमा खुद बनानी पड़ी। ये एक जादुई एहसास था। उसे समझ आया कि वो अब तक जिस अच्छाई के भ्रम में जी रहा था वो दरअसल दूसरों को लापरवाह बनाने का एक तरीका था। लंच ब्रेक में वो खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। उसे लगा कि बाउंड्रीज लगाना सिर्फ दूसरों को ना कहना नहीं है, बल्कि खुद के हाँ को कीमती बनाना है। जब हम हर चीज को हाँ कहते हैं तो हमारे हाँ की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तभी उसकी नजर अपने फोन पर पड़ी। उसकी माँ का कॉल था। माँ का कॉल अक्सर एक डिमांड के साथ आता था। अर्जुन, बेटा सुन, बुआ जी के लड़के की शादी है। उन्होंने कहा है कि शॉपिंग के लिए तुम्हें साथ जाना होगा। मना मत करना, बहुत बुरा मानेंगे वो। अर्जुन के अंदर फिर से वही द्वंद्व शुरू हो गया। उसे बुआ जी के लड़के से कोई खास लगाव नहीं था और उसके पास खुद के लिए बहुत कम वक्त बचता था। पहले वो बिना सोचे ठीक है मां कह देता और फिर पूरे हफ्ते चिड़चिड़ा रहता। पर आज उसने सोचा, क्या मैं सच में जाना चाहता हूं? क्या ये मेरी जिम्मेदारी है? उसने महसूस किया कि अक्सर हम हाँ इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हमने मना किया तो रिश्ता टूट जाएगा। हम प्यार पाने के लिए अपनी बाउंड्रीज का सौदा कर लेते हैं। उसने मां से कहा, मां, इस हफ्ते तो मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। मैं बहुत थक गया हूं और मुझे अपनी नींद पूरी करनी है। आप बुआ जी से कह दीजिए कि वो किसी और को देख ले या फिर शॉपिंग किसी और दिन रख ले। मां की आवाज में थोड़ी नाराजगी थी। अरे, लोग क्या कहेंगे? तुम इतने बदल कैसे गए? अर्जुन मुस्कुराया। उसे पता था कि ये नाराजगी उसकी सीमा को परखने का एक तरीका है। उसने शांति से कहा, मां, मैं नहीं बदल रहा, बस मैं अपनी थकान को समझ रहा हूं। मैं जाकर वहां चिड़चिड़ा रहूं, उससे बेहतर है कि मैं न जाऊं। शाम को ऑफिस से निकलते वक्त अर्जुन को एक अजीब सी हल्कापन महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसके कंधों से किसी ने कई किलो का पत्थर उतार दिया हो। वो समझ रहा था कि बाउंड्रीज कोई दीवार नहीं है जो लोगों को दूर रखती है, बल्कि ये वो गेट है जो ये तय करते हैं कि किसे अंदर आना है और किसे बाहर ही रहना है। उसने महसूस किया कि जब वो दूसरों के गुस्से और नाराजगी का बोझ नहीं उठाता
तो उसके पास अपनी खुशियों के लिए ज्यादा जगह बचती है। घर जाते वक्त उसे दादू फिर से पार्क के उसी बेंच पर बैठे दिखे। उनके पास बैठकर अर्जुन ने बस एक लंबी सांस ली। दादू ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, कैसा लग रहा है अर्जुन? अपनी जमीन पर पहला पत्थर रखकर अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डर लग रहा है दादू, पर पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर का मालिक खुद हूं। लेकिन ये गिल्ट पीछा नहीं छोड़ रहा। दादू ने उसकी तरफ देखा और बोले, अर्जुन, वो गिल्ट तुम्हारी बाउंड्रीज के सही होने का सबूत है। जब तुम बरसों से दूसरों की मर्जी के हिसाब से चले हो तो अपनी मर्जी चलाना तुम्हें गलत काम जैसा ही लगेगा। पर याद रखना, जो लोग तुम्हारी बाउंड्रीज का सम्मान नहीं करते वही वो लोग हैं जिन्हें तुम्हारी बाउंड्रीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। अर्जुन को यह बात गहराई तक छू गई। उसे एहसास हुआ कि असली मुकाबला बाहर वालों से नहीं बल्कि अपने अंदर के उस डर से है जो उसे एक बेचारा बनकर रहने पर मजबूर करता था। आज उसने एक छोटी सी जीत हासिल की थी, पर उसे पता था कि अभी बड़े इम्तिहान बाकी है। उसे अपनी नाज के बीच के उस संतुलन को ढूंढना था जहां प्रेम भी हो और आत्मसम्मान भी। रात की ठंडी हवा में उसे पहली बार अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी और उनमें कोई घबराहट नहीं बल्कि एक नया आत्मविश्वास था। अगले कुछ दिन अर्जुन के लिए एक अजीब सी कशमकश भरे रहे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने सालों से जमी हुई धूल साफ करना शुरू किया है। लेकिन जैसे जैसे धूल साफ हो रही थी, नीचे की दरारें और भी साफ दिखने लगी थी। एक शाम जब वो अपने पसंदीदा कैफे में बैठा कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर समीर का नाम चमक रहा था। समीर अर्जुन का वो दोस्त था जो कॉलेज के दिनों से उसके साथ था, लेकिन उनकी दोस्ती का तराजू हमेशा एक तरफ झुका रहता था। समीर का कॉल आने का मतलब ही यही होता था कि उसे कोई फेवर चाहिए या उसे अपनी किसी परेशानी का हल ढूंढने के लिए अर्जुन का कंधा चाहिए। भाई अर्जुन, तू ही बचा सकता है यार। वो जो नया फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिला था ना, उसकी डेडलाइन कल सुबह है और मैंने अभी आधा भी नहीं किया। प्लीज यार, तू तो इस फील्ड का उस्ताद है, रात भर बैठ के थोड़ा हाथ बंटा देना। समीर की आवाज में वो पुराना जाना पहचाना लाचारपन था। अर्जुन को पता था कि समीर पिछले 3 दिनों से गोवा की ट्रिप की प्लानिंग कर रहा था, जबकि उसे ये काम खत्म करना चाहिए था। अर्जुन के अंदर एक पुरानी आदत जागी, मदद करना तो पुण्य का काम है, दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। लेकिन इस बार उसके मन में एक दूसरा सवाल भी उठा, क्या ये सच में मदद है या मैं समीर के आलस का पार्टनर बन रहा हूं? उसे याद आया कि उसने कहीं पढ़ा था या शायद दादू ने ही इशारा किया था कि 2 तरह के बोझ होते हैं। एक वो जो इतने भारी होते हैं कि इंसान उन्हें अकेले उठा ही नहीं सकता, जैसे कोई बीमारी या अचानक आई मुसीबत, वहां मदद करना इंसानियत है। लेकिन दूसरा वो बोझ होता है जो हर किसी का अपना नैपसैक यानी छोटा बैग होता है, जिसे उसे खुद ही ढोना चाहिए। समीर का काम उसका अपना बैग था, जिसे वो बड़ी चालाकी से अर्जुन के कंधों पर सरकाने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन ने गहरी सांस ली। समीर, मैं जानता हूं तू प्रेशर में है, पर आज रात मैं अपनी नींद खराब नहीं कर सकता। मुझे सुबह जल्दी निकलना है और सच कहूं तो यह प्रोजेक्ट तेरी जिम्मेदारी थी। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर समीर की आवाज थोड़ी कड़क हो गई, अरे यार, तू तो बदल गया है। दोस्ती में अब हिसाब किताब होने लगा क्या? मैंने सोचा था तू समझेगा। वो जो बदल गया है वाला ताना था, वो अर्जुन के कलेजे में सुई की तरह चुभा। हम सबको एक डर होता है ना कि अगर हमने मना किया तो हम बुरे बन जाएंगे। हमें अपनी अच्छी इमेज से इतना प्यार होता है कि हम उसके लिए अपनी शांति की बलि चढ़ा देते हैं। अर्जुन को महसूस हुआ कि वो अब तक समीर से प्यार नहीं कर रहा था, बल्कि वो समीर की नजरों में अपनी महानता को बचा रहा था। उसने शांत होकर कहा, समीर, मैं तुझे समझ रहा हूं, इसीलिए मना कर रहा हूं। अगर आज मैंने तेरा काम कर दिया
तो अगली बार भी तू यही करेगा। तुझे इस मुश्किल से खुद निकलना होगा ताकि अगली बार तू अपनी डेडलाइन को सीरियसली ले। समीर ने गुस्से में फोन काट दिया। अर्जुन को उस वक्त जो महसूस हुआ वो बहुत ही अजीब था। उसे बुरा लग रहा था, पर साथ ही उसे अपने अंदर एक मजबूती भी महसूस हुई। उसने महसूस किया कि असली दोस्ती वो नहीं है जहां आप दूसरे को बिगड़ने की आजादी दे, बल्कि वो है जहां आप सच बोलने की हिम्मत रखें। तभी उसकी मेज पर फिर से वही जाने पहचाने दादू आकर बैठ गए। उन्होंने अर्जुन की उलझन भांप ली थी। क्या हुआ बेटा, आज चेहरा थोड़ा तना हुआ लग रहा है? अर्जुन ने समीर वाली बात बताई और पूछा, दादू क्या मैं सच में सेल्फिश हो रहा हूं? मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, जैसे मैंने किसी का दिल दुखाया हो। दादू मुस्कुराए और अपनी कॉफी का घूंट भरते हुए बोले, अर्जुन, स्वार्थ और बाउंड्री में बहुत बड़ा फर्क है। स्वार्थ का मतलब होता है दूसरों की जायज जरूरतों की परवाह न करना, लेकिन बाउंड्री का मतलब है अपनी नाजायज बर्बादी को रोकना। अगर तुम भूखे हो और मैं अपना खाना तुम्हें दे दूं तो वो त्याग है, लेकिन अगर तुम आलसी हो और मैं अपना खाना तुम्हें इसलिए दे दूं ताकि तुम सो सको तो वो मूर्खता है। बाउंड्रीज तुम्हें स्वार्थी नहीं बनाती, वो तुम्हें सेफ बनाती है ताकि तुम सही समय पर सही इंसान की मदद कर सको। अर्जुन को यह बात बहुत गहरी लगी। उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा सीमित है। अगर वो अपनी सारी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च कर देगा जो खुद अपनी मदद नहीं करना चाहते, तो जब सच में किसी को उसकी जरूरत होगी तब उसके पास देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। उसने दादू से पूछा, पर लोग गुस्सा क्यों हो जाते हैं? क्या उन्हें नहीं दिखता कि मैं परेशान हूं? दादू हंसे, बेटा, जो लोग तुम्हारी सीमाओं से नाराज होते हैं वो अक्सर वही लोग होते हैं जिन्हें तुम्हारी सीमाओं के न होने से सबसे ज्यादा फायदा हो रहा था। एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी बाउंड्रीज उन लोगों के लिए एक आईने की तरह होती है। जब तुम ना कहते हो तो उन्हें अपनी कमियां साफ दिखने लगती हैं और वो उस सच को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए वो तुम्हें ही गलत ठहराने लगते हैं। उस रात जब अर्जुन घर लौटा तो उसने अपने कमरे के शीशे में खुद को देखा। उसे समझ आया कि अब तक वो दूसरों की भावनाओं का रिमोट अपने हाथ में लेकर घूम रहा था। कोई दुखी है तो उसे खुशी देना अर्जुन का काम था, कोई गुस्सा है तो उसे मनाना अर्जुन का काम था। उसने अपनी खुशियों की चाबी दुनिया को बांट दी थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी भावनाएं, उसका डर, उसका गुस्सा, उसकी थकान भी तो कुछ कह रही थी। वो अब तक अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा रहा था ताकि बाहर का शोर न बढ़े। उसने एक डायरी निकाली और उसमें कुछ शब्द लिखे जो उसके दिमाग में गूंज रहे थे। मेरी भावनाएं मेरी अपनी जिम्मेदारी है और दूसरों की भावनाएं उनकी। ये सुनने में थोड़ा रूखा लग सकता है, पर अर्जुन के लिए ये एक जीवनदान जैसा था। उसे समझ आया कि वो किसी को खुश करने के लिए मजबूर नहीं है। वो प्यार कर सकता है, साथ दे सकता है, पर वो किसी के मूड का ठेकेदार नहीं बन सकता। उस रात उसे नींद बहुत अच्छी आई, शायद इसलिए क्योंकि उसने अपनी रूह के चारों तरफ एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच ली थी जहां सिर्फ वही चीजें अंदर आ सकती थी जिन्हें उसने खुद इजाजत दी हो। उसे अब डर नहीं लग रहा था कि कल सुबह किसका कॉल आएगा या कौन उससे क्या मांगेगा। उसे पता था कि उसके पास अब एक जादुई शब्द है, ना, जो गुस्से से नहीं बल्कि बहुत ही प्यार और क्लैरिटी के साथ कहा जा सकता है। उसे लग रहा था जैसे वो धीरे धीरे अपनी खोई हुई जमीन को वापस जीत रहा है। ये जंग किसी और से नहीं थी, ये जंग उस बेचारे अर्जुन से थी जो खुद को खोकर सबको पाना चाहता था। अब वो खुद को पाकर दूसरों के साथ एक हेल्दी रिश्ता बनाने की राह पर निकल पड़ा था। अगले कुछ दिन अर्जुन के लिए एक बहुत बड़े इम्तिहान की तरह थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने स्विमिंग तो सीख ली है, पर अब उसे लहरों के बीच उतारा गया है। एक सुबह जब वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, उसने शीशे में खुद को देखा। उसके चेहरे पर वो पहले वाली थकान थोड़ी कम थी, पर आंखों में अभी भी एक सवाल था। उसे महसूस हुआ
कि वो अभी भी अपनी बाउंड्रीज को लेकर थोड़ा डिफेंसिव है। यानी वो तब रिएक्ट करता था जब कोई उसकी सीमा लांघता था। पर क्या वो अपनी सीमाओं को लेकर प्रोएक्टिव था? क्या वो खुद अपनी लाइफ का चार्ज ले रहा था या बस दूसरों के हमलों से खुद को बचा रहा था? ऑफिस में आज एक बड़ी मीटिंग थी। अर्जुन ने अपना काम समय पर पूरा कर लिया था, लेकिन उसे पता था कि मीटिंग के दौरान अक्सर क्रेडिट की छीनाझपटी होती है। पहले अर्जुन चुपचाप बैठा रहता था और सोचता था कि मेरा काम खुद बोलेगा, पर असलियत में उसका काम किसी और के नाम से बोला जाता था। आज उसने तय किया कि वो अपनी पावर को पहचानेगा। दादू ने उसे एक बार समझाया था कि तुम्हारे पास सिर्फ अपनी लाइफ को बदलने की ताकत है, दूसरों को बदलने की नहीं। तुम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि खन्ना साहब किसे प्रमोट करेंगे, पर तुम ये कंट्रोल जरूर कर सकते हो कि तुम अपनी मेहनत का हिसाब कैसे पेश करोगे। मीटिंग के दौरान जब खन्ना साहब ने एक नए प्रोजेक्ट की सफलता का जिक्र किया, तो सिद्धार्थ, जो हमेशा दूसरों के काम का श्रेय लेने में माहिर था, फौरन बोल पड़ा, सर, हमने इस पर बहुत रातें जागी हैं। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके अंदर एक गुस्सा उबल रहा है, पर इस बार वो गुस्सा बेचारा बनकर नहीं आया। उसने बहुत ही शांत और मजबूत आवाज में कहा, बिल्कुल सिद्धार्थ, टीम ने मेहनत की है, विशेष रूप से वो जो डेटा एनालिसिस वाला पार्ट था, जिस पर मैंने पिछले पूरे हफ्ते काम किया, उससे हमें काफी क्लैरिटी मिली। खन्ना सर, अगर आप चाहें तो मैं उसकी अगली स्टेज की प्लानिंग शेयर कर सकता हूं। पूरे कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सिद्धार्थ का चेहरा थोड़ा उतर गया, पर खन्ना साहब प्रभावित दिखे। अर्जुन को समझ आया कि अपनी बाउंड्री खड़ी करने का मतलब चिल्लाना या झगड़ना नहीं है, बल्कि अपनी प्रेजेंस को दर्ज कराना है। उसने महसूस किया कि अब तक वो एक विक्टिम की तरह सोच रहा था कि लोग उसका फायदा उठाते हैं, पर सच तो ये था कि वो खुद उन्हें इजाजत दे रहा था। लॉ ऑफ पावर यही कहता है कि आपके पास अपनी इच्छाओं, अपनी सोच और अपने व्यवहार पर पूरा अधिकार है। जब आप अपनी पावर दूसरों को दे देते हैं, तब आप बेबस महसूस करने लगते हैं। उस दिन लंच के बाद अर्जुन थोड़ा अकेला बैठना चाहता था। वो ऑफिस की छत पर चला गया। वहां उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में तिनके दबाकर घोंसला बना रही थी। वो चिड़िया किसी से शिकायत नहीं कर रही थी कि हवा तेज है या पेड़ की टहनी हिल रही है। वो बस अपना काम कर रही थी। अर्जुन को लगा कि वो भी तो यही कर सकता है। वो दूसरों के व्यवहार पर रोने के बजाय अपनी दुनिया खुद बुन सकता है। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसकी एक पुरानी दोस्त मीरा का मैसेज था। मीरा और अर्जुन के बीच एक ऐसा रिश्ता था जिसे कॉम्प्लिकेटेड कहा जा सकता था। मीरा जब भी उदास होती या उसका ब्रेकअप होता, वो अर्जुन को कॉल करती और घंटों अपना दुखड़ा रोती। अर्जुन उसकी बातों का डस्टबिन बन जाता था। उसे लगता था कि वो एक अच्छा दोस्त है, पर आज उसे दादू की एक और बात याद आई। अगर तुम किसी के आंसुओं को पोंछते पोंछते खुद की हंसी भूल जाओ, तो वो हमदर्दी नहीं, खुदकुशी है। मीरा का मैसेज था, अर्जुन, आई रियली नीड टू टॉक। बहुत परेशान हूं, क्या शाम को मिल सकते हैं? अर्जुन का मन किया कि वो फौरन हां कह दे, क्योंकि मीरा के लिए उसके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर था। पर उसने अपनी शाम की प्लानिंग देखी थी। उसने खुद से वादा किया था कि वो आज जिम जाएगा और फिर अपनी अधूरी पड़ी पेंटिंग पूरी करेगा। ये उसकी इंटरनल बाउंड्रीज का सवाल था। क्या वो दूसरों की जरूरतों के लिए अपनी जरूरतों को हमेशा पीछे रखेगा? उसने टाइप किया, मीरा, मैं जानता हूं तुम मुश्किल वक्त से गुजर रही हो, पर आज शाम मेरा पहले से एक कमिटमेंट है। हम कल लंच पर बात कर सकते हैं क्या? मैसेज भेजते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा मीरा शायद उसे बदसली हुई या पत्थर दिल कहेगी। पर कुछ देर बाद रिप्लाई आया, ओके, कोई बात नहीं, कल मिलते हैं। अर्जुन दंग रह गया। जिस नाद से वो इतना डर रहा था, उसका असर इतना साधारण था। उसे समझ आया
कि अक्सर हम अपने दिमाग में एक ख्वाब बना लेते हैं कि लोग हमारे मना करने पर तबाह हो जाएंगे या हमें छोड़ देंगे। पर असलियत में लोग आपकी बाउंड्रीज को उतनी ही इज्जत देते हैं जितनी आप खुद देते हैं। उसे एक और गहरी बात समझ आई। प्रोएक्टिव बाउंड्रीज का मतलब होता है अपनी वैल्यूज के हिसाब से जीना, न कि दूसरों के रिएक्शंस के डर से। शाम को जब वो जिम से निकला तो उसे एक अलग ही स्फूर्ति महसूस हो रही थी। उसने महसूस किया कि जब उसने मीरा को मना किया तो उसने असल में खुद को हाँ कहा था। उसने अपनी सेहत को, अपने शौक को और अपने वक्त को हाँ कहा था। यह स्वार्थ नहीं था, यह अपनी बैटरी को चार्ज करना था ताकि जब वो कल मीरा से मिले तो वो सच में उसकी बात सुन सके, न कि अंदर ही अंदर चिढ़ता रहे। घर लौटते वक्त उसने फिर से उसी पार्क के बेंच की तरफ देखा जहां दादू बैठते थे। आज वो वहां नहीं थे, पर अर्जुन को उनकी मौजूदगी अपने विचारों में महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि वो अब सिर्फ अपनी जमीन पर बाड़ नहीं लगा रहा, बल्कि उस जमीन पर सुंदर फूल भी खिला रहा है। बाउंड्रीज का असली मकसद सिर्फ बुरे को बाहर रखना नहीं है, बल्कि अच्छे को सुरक्षित रखना भी है। उसे महसूस हुआ कि बाउंड्रीज लगाने की प्रक्रिया में सबसे मुश्किल दौर वो नहीं होता जब लोग विरोध करते हैं, बल्कि वो होता है जब आपको खुद अपने पुराने वर्जन से लड़ना पड़ता है। वो पुराना अर्जुन जो हर किसी को खुश रखना चाहता था, आज भी कभी कभी सर उठाता था। पर अब नया अर्जुन उसे प्यार से समझा देता था कि देख भाई, अगर तू खुद खुश नहीं है तो तू दुनिया में किसी और को खुशी नहीं दे सकता। रात को अपनी पेंटिंग के सामने बैठे अर्जुन ने रंगों को कैनवास पर बिखेरते हुए सोचा कि कितनी अजीब बात है ना। हम पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, पर अपनी ही इच्छा शक्ति पर हमारा काबू नहीं होता। उसने आज सीखा था कि सेल्फ कंट्रोल ही बाउंड्री की सबसे ऊंची दीवार है। अगर वो खुद को फालतू के इमोशनल ड्रामा से बचा सकता है तो वो अपनी ऊर्जा को कुछ बहुत ही खूबसूरत बनाने में लगा सकता है। उसकी पेंटिंग में आज जो रंग उभर रहे थे वो बहुत ही वाइब्रेंट और साफ थे, बिल्कुल वैसी ही जैसे उसकी नई सोच। उसे एहसास हो रहा था कि उसकी लाइफ का रिमोट अब धीरे धीरे उसके अपने हाथों में वापस आ रहा है, और ये एहसास किसी भी जीत से बड़ा था। अभी सफर लंबा था, पर दिशा एकदम सही थी। अगले कुछ हफ्ते अर्जुन के लिए किसी रोलर कोस्टर सवारी से कम नहीं थे। जैसे जैसे वो अपनी बाउंड्रीज को लेकर साफ होता जा रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि उसके इर्द गिर्द का पूरा इकोसिस्टम हिल गया है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी स्थिर तालाब में पत्थर मार दिया जाए और लहरें पूरे किनारे तक जाएं। एक रविवार की दोपहर जब वो घर पर था, उसे उस गहरे दबाव का एहसास हुआ जो अक्सर हमारे सबसे करीबी लोग हम पर डालते हैं। मम्मी ने दोपहर के खाने पर उसकी तरफ देखते हुए एक ठंडी आह भरी। अर्जुन, बुआ जी का फोन आया था। वो कह रही थी कि तुम आजकल बहुत व्यस्त रहने लगे हो, फोन भी ठीक से नहीं उठाते। बेटा, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता, आखिर में अपने ही काम आते हैं। अर्जुन ने देखा कि पापा भी अखबार के पीछे से उसे ही सुन रहे थे। वहां एक भारी सन्नाटा था जिसमें एक अनकहा इल्जाम छुपा था कि अर्जुन बदल गया है, अर्जुन बुरा हो गया है। उस पल अर्जुन को महसूस हुआ कि बाउंड्रीज लगाने का सबसे मुश्किल हिस्सा दूसरों का ना सुनना नहीं है, बल्कि अपनों की नाराजगी को सहना है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर कोई हमसे प्यार करता है तो उसे हम पर पूरा अधिकार है। पर क्या सच में ऐसा है? अर्जुन ने अपनी प्लेट में देखते हुए सोचा कि अगर वो अपनी बाउंड्रीज गिरा देता है सिर्फ इसलिए ताकि मम्मी और बुआ जी खुश रहें, तो क्या वो सच में उनसे प्यार कर रहा होगा या वो सिर्फ एक रोल प्ले कर रहा होगा? दादू की एक बात उसके कान में गूंजी, अर्जुन, बाउंड्रीज नफरत के लिए नहीं बल्कि प्यार को सुरक्षित करने के लिए होती है। उसे समझ आया कि वो अब तक एक एनेबलर बना हुआ था, वो इंसान जो दूसरों की गलत आदतों और उनकी गैर जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है क्योंकि उसे ना कहने से डर लगता है।
अगर वो बुआ जी के बेटे के सारे काम करता रहेगा तो वो लड़का कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा। अर्जुन का ना असल में बुआ जी के बेटे के लिए एक मौका था कि वो खुद बड़ा हो सके। उसने बहुत ही शांति से कहा, मां, मैं बुआ जी का सम्मान करता हूं, पर मैं उनकी हर डिमांड पूरी नहीं कर सकता। मेरा अपना भी एक जीवन है और कुछ अपनी प्रायोरिटीज है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे प्यार नहीं करता, बस इसका मतलब ये है कि मैं अपनी सीमाओं का सम्मान कर रहा हूं। पापा ने अखबार नीचे किया और पहली बार अर्जुन की आंखों में देखा। उनकी आंखों में नाराजगी नहीं, बल्कि एक अजीब सी हैरानी थी, जैसे वो अपने बेटे को पहली बार एक आदमी के रूप में देख रहे हों, न कि सिर्फ एक आज्ञाकारी बच्चे के रूप में। उस शाम अर्जुन अपनी बालकनी में बैठा ढलते सूरज को देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि बाउंड्रीज लगाने के सफर में एक ऐसा दौर आता है जिसे विथड्रॉल या अकेलापन कहते हैं। जब आप लोगों की मर्जी के हिसाब से नाचना बंद कर देते हैं तो वो लोग आपसे दूर होने लगते हैं जो सिर्फ आपके फायदे के लिए आपके साथ थे। ये दौर बहुत डरावना हो सकता है। आपको लगता है कि आप अकेले पड़ जाएंगे, पर दादू ने उसे समझाया था कि ये असल में एक फिल्टरिंग प्रोसेस है। जो लोग सच में आपसे प्यार करते हैं वो शुरू में थोड़ा चौंकेंगे, नाराज भी होंगे, पर आखिर में वो आपकी सीमाओं का सम्मान करना सीख जाएंगे, और जो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे थे वो छंट जाएंगे। तभी प्रिया का कॉल आया। अर्जुन को लगा फिर वही कोई डिमांड होगी, पर इस बार प्रिया की आवाज अलग थी। भाई, मैं बस ये कहने के लिए फोन किया कि कल तुमने जो ऑफिस में सिद्धार्थ को जवाब दिया था वो मुझे राहुल ने बताया। मुझे पहले लगा कि तुम बहुत रूखे, रूड हो रहे हो, पर फिर मैंने सोचा कि काश मुझ में भी इतनी हिम्मत होती कि मैं अपने ससुराल वालों को बता पाती कि मेरी अपनी भी कुछ जरूरतें हैं। तुम सही कर रहे हो भाई। अर्जुन की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसे समझ आया कि जब आप अपने लिए खड़े होते हैं तो आप अनजाने में दूसरों को भी अपने लिए खड़े होने की हिम्मत दे रहे होते हैं। आपकी बाउंड्रीज सिर्फ आपको नहीं बचाती, वो दूसरों के लिए एक रोड मैप बन जाती है कि एक स्वस्थ रिश्ता कैसा दिखना चाहिए। उसने प्रिया से काफी देर बात की, पर इस बार वो उसकी समस्याओं का हल नहीं दे रहा था, बल्कि उसे सुन रहा था। उसे एहसास हुआ कि असली हमदर्दी बाउंड्रीज के साथ ही मुमकिन है। बिना बाउंड्रीज के तो वो सिर्फ एक बोझ था जिसे वो ढो रहा था। रात को सोने से पहले अर्जुन ने अपनी पुरानी डायरी में एक बात लिखी, मेरा ना एक दीवार नहीं है, वो एक साफ सुथरा आईना है। उसे अब यह समझ आ रहा था कि जो लोग उसे सेल्फिश कह रहे थे वो असल में अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे थे। उसने ये भी सीखा कि अपनी सीमाओं के लिए दूसरों को दोष देना बंद करना होगा। ये उसकी जिम्मेदारी थी कि वो लोगों को बताए कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। उसे महसूस हुआ कि अब उसकी नींद ज्यादा गहरी होने लगी है। उसके दिमाग में वो शोर कम हो गया था जो अक्सर ये पूछता रहता था कि वो क्या सोचेगा या कहीं उसे बुरा तो नहीं लगा। अब उसके अंदर एक सुकून वाली चुप्पी थी। उसे पता था कि कल फिर से कोई ना कोई उसकी बाउंड्री को टेस्ट करने आएगा, कोई ना कोई बाड़ फांदने की कोशिश करेगा, पर अब उसके पास वो आंतरिक शक्ति, इंटरनल स्ट्रेंथ थी जो उसे विचलित नहीं होने देगी। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस यात्रा में अर्जुन ने अब तक जो सीखा था वो सिर्फ ना कहना नहीं था, बल्कि वो हाँ कहना था। अपनी खुशियों को, अपनी गरिमा को और अपनी रूह को। उसे लग रहा था कि वो एक अधूरी तस्वीर से एक पूरी कहानी बनता जा रहा है। ये बदलाव अचानक नहीं आया था, ये छोटी छोटी ईंटें जोड़कर बनाई गई एक मजबूत इमारत थी। और सबसे खूबसूरत बात यह थी कि इस इमारत के दरवाजे अब भी खुले थे, पर अब चाबी सिर्फ अर्जुन के पास थी। उसने अपनी प्रॉपर्टी लाइन पहचान ली थी और अब वो अपनी इस छोटी सी जन्नत का मालिक खुद था। अभी एक आखिरी सबक बाकी था, वो सबक जो उसे पूरी तरह से आजाद करने वाला था। वक्त गुजरता गया और अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी दुनिया
अब पहले जैसी नहीं रही, पर वो पहले से कहीं ज्यादा अपनी लगने लगी थी। एक सुबह जब वो उसी पुराने पार्क की बेंच पर बैठा था जहां उसकी मुलाकात अक्सर दादू से होती थी, तो उसने गौर किया कि हवा में एक अलग ही ताजगी थी। उसने अपने पिछले कुछ महीनों के सफर को मुड़कर देखा। वो जो शुरू में ना कहने का डर था, वो जो गिल्ट की भारी गठरी थी, वो अब धीरे धीरे एक ठंडे एहसास में बदल गई थी। एक ऐसा एहसास जिसे हम शांति कहते हैं। उसे याद आया कि कैसे वो हर किसी की मर्जी का गुलाम बना हुआ था और कैसे आज वो अपनी इच्छाओं का मालिक है। तभी दादू वहां आए। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी। उन्होंने अर्जुन के पास बैठकर कहा, आज तुम बहुत शांत लग रहे हो अर्जुन, जैसे किसी ने अपनी जमीन की सारी कंकड़ पत्थर साफ कर दी हो। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सच कहूं दादू, तो अब मुझे समझ आया कि बाउंड्रीज खड़ी करना किसी को बाहर निकालने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी सेल्फ को वापस पाने के बारे में है। अब मेरा हाँ सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो मेरा चॉइस है। जब मैं किसी को हाँ कहता हूं तो मैं उसे पूरे दिल से कहता हूं, क्योंकि अब मेरे अंदर कोई कड़वाहट नहीं बची। दादू ने पेड़ की एक टहनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो अर्जुन, इस पेड़ की भी अपनी एक सीमा है। ये उतना ही बढ़ता है जितनी इसकी जड़ें मजबूत होती है। अगर ये अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ पत्तों को खुश करने में लगा दे तो जड़ें सूख जाएंगी। इंसान भी ऐसा ही है। हमें अपनी एनर्जी, अपनी भावनाओं और अपने वक्त का रखवाला बनना पड़ता है। ये जो तुम्हारी जिंदगी है, ये तुम्हारी अपनी एक प्रॉपर्टी है। अगर तुम इसकी देखभाल नहीं करोगे तो कोई और आकर इसे तहस नहस कर देगा। पर अब तुमने सीख लिया है कि फेंस में एक गेट रखना क्यों जरूरी है। अर्जुन ने महसूस किया कि इस सफर में उसने सिर्फ मना करना ही नहीं सीखा, बल्कि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी का असली मतलब भी समझा। उसे याद आया कि पहले वो सोचता था कि दूसरों की समस्याओं को हल करना उसकी महानता है, पर अब उसे समझ आया कि हर किसी का अपना एक बोझ, बर्डन होता है और अपनी एक जिम्मेदारी होती है। दूसरों के बोझ को उठाने में मदद करना प्यार है, पर उनकी निजी जिम्मेदारियों को छीन लेना उनकी ग्रोथ को रोकना है। उसने देखा कि कैसे उसके मना करने के बाद उसके ऑफिस के साथी और यहां तक कि प्रिया भी अब अपने पैरों पर खड़े होने लगे थे। उसके ना ने उन्हें मजबूत बनाया था। अचानक अर्जुन के पास एक छोटा बच्चा अपनी गेंद ढूंढते हुए आया। अर्जुन ने मुस्कुराकर गेंद उठाई और उसे वापस दे दी। उस बच्चे की मासूमियत देखकर उसे लगा कि हम सब भी तो ऐसे ही पैदा हुए थे, साफ सीमाओं के साथ। जब हमें भूख लगती थी तो हम रोते थे, जब हमें बुरा लगता था तो हम अपनी असहमति जताते थे। पर बड़े होते होते समाज ने और हमने खुद ही उन सीमाओं को मिटा दिया ताकि हम अच्छे लग सके। अर्जुन को लगा जैसे उसने अपना वो खोया हुआ बचपन, अपनी वो सहजता वापस पा ली है। अब उसे अपनी सीमाओं को लेकर कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। उसका ना एक मुकम्मल जवाब था। शाम की धूप जब ढलने लगी तो अर्जुन ने एक गहरी और सुकून भरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि बाउंड्रीज लगाने का मतलब अकेला होना नहीं है, बल्कि गहरे और जेन्युइन रिलेशनशिप्स का निर्माण करना है। जो लोग उसके ना को सह गए और उसके फैसलों का सम्मान करने लगे, उनके साथ उसका रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और पारदर्शी हो गया था। अब वहां कोई दिखावा नहीं था, कोई दबी हुई शिकायत नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी की जमीन पर जो बाड़ लगाई थी, उसके अंदर अब फूल खिलने लगे थे। सम्मान के फूल, आत्म प्रेम के फूल और सच्ची हमदर्दी के फूल। उसे वो दिन याद आया जब वो थककर चूर होकर घर लौटता था, और आज का दिन था जब वो ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़कर अपनी मानसिक शांति को अपने साथ लेकर घर जा रहा था। उसे समझ आया कि असली फ्रीडम बाहर की दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर को साहस में बदलने में है। उसे अब किसी के अप्रूवल की प्यास नहीं थी। उसने अपनी आत्मा की आवाज को सुनना सीख लिया था।
वो अब एक ऐसा इंसान था जो अपनी सीमाओं के भीतर सुरक्षित था, पर जिसका दिल पूरी दुनिया के लिए खुला था। चलते चलते उसने एक बार फिर पार्क की उस बेंच की तरफ देखा और मन ही मन दादू का शुक्रिया अदा किया। उसे लगा जैसे दादू कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही अंतरात्मा की वो आवाज थे जिसे उसने सालों से दबा रखा था। अब वो आवाज साफ थी, बुलंद थी। उसने अपने घर की ओर कदम बढ़ाए, पर इस बार उसके कदमों में कोई भारीपन नहीं था। वो अपनी जिंदगी के घर में अब किराएदार नहीं, बल्कि उसका असली मालिक बनकर लौट रहा था। उसने जान लिया था कि कब हाँ कहना है और कब ना, और इसी छोटे से संतुलन ने उसकी पूरी कायनात बदल दी थी। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस कहानी में अर्जुन का सफर शायद यहां थमता है, पर आपकी यात्रा अभी शुरू हो सकती है। याद रखिए, आपकी सीमाएं ही आपकी पहचान है। अगर आप अपनी सीमाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो दुनिया भी नहीं करेगी। अपनी रूह के चारों तरफ वो बाड़ लगाइए जिसमें प्यार का गेट हो, पर समझदारी का ताला भी। खुद को पहचानिए, अपनी आजादी को चुनिए और अपनी कहानी के मालिक खुद बनिए। आज की ये शाम आपके नाम, एक नई शुरुआत के नाम। शुक्रिया